जब आप कोई ऐसा वीडियो देख रहे हो जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, उसके बीच में ब्रेक। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। जिंदगी लॉक है, कोरोना डाउन है। जनता कर्फ्यू यानी जनता के लिए, जनता द्वारा खुद पर लगाया गया कर्फ्यू। ये अपनी परवाह न करते हुए दूसरों की सेवा में लगे हुए ऐसे लोगों का आभार व्यक्त करें। 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं। भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। लॉकडाउन पूरी दुनिया को अगर हम देखें तो कोरोना के खिलाफ लड़ाई में ये एक शब्द सबसे महत्वपूर्ण बन गया है। लेकिन अगर हम भारत में देखें तो इस एक शब्द का अर्थ है करोड़ों भारतवासियों का धैर्य, उनका संयम, उनका बलिदान। जिस तरीके से भारत ने ये 30 दिन लॉकडाउन में बिताए हैं, हम उस पूरे 1 महीने का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हैं। 30 दिन हिम्मत के, कभी टूटते कभी जुड़ते हौसलों। 30 दिन बलिदान के, जान के लिए जहान की आहुति के। 30 दिन संवेदना के, कहीं नियमों की लापरवाही के, कहीं खुद से बेपरवाही के। 30 दिन तैयारियों के, एक अनजाने दुश्मन से मुकाबले के। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में लॉकडाउन, 1.25 अरब लोगों का लॉकडाउन और उस संपूर्ण लॉकडाउन का 1 महीना पूरा। प्रधानमंत्री के आह्वान पर कोरोना के खिलाफ युद्ध का शंखनाद हुआ। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। रक्षकों ने संभाली लॉकडाउन में अपनी जिम्मेदारियां। मरकज से निकलकर देश भर में फैली जमातियों की गुस्ताखियां। कि जिस तरह का भी कोई अजाब आए, तुम्हें दौड़ना चाहिए मस्जिदों की तरफ। तो मैं कहता हूँ, अगर तुम्हें तुम्हारे तजर्बे में ये नजर भी आ जाए कि मस्जिद में आने से आदमी मर जाएगा, तो इससे बेहतर मरने की जगह कोई हो नहीं सकती। लॉकडाउन की नीरसता में जोश बढ़ाने वाली दिवाली भी आई। 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं। मजदूर, मजबूर और किसानों के लिए लॉकडाउन में मानवीय राहत के ऐलान से चेहरों पर थोड़ी खुशहाली भी आई। रबी फसल की कटाई का काम भी जारी है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर प्रयास कर रही हैं कि किसानों को कम से कम दिक्कत हो। किसानों को छूट कब से मिली? ये योगी जी ने तो शुरू में ही दे दी, तो उनका हम धन्यवाद कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जहां हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसान को लॉकडाउन से छूट दे दी। क्योंकि अगर गेहूं नहीं जाएगा तो साल भर पूरा देश क्या खाएगा। राजनीति हुई, कूटनीति भी हुई। A lockdown is in no way a solution to the COVID virus. It is as if you've hit pause and stopped the virus in its tracks until the lockdown. When we come out of the lockdown, the virus is going to start its work again. So it is very important that we have a strategy to come out of the lockdown. I want to thank Prime Minister Modi of India for allowing us to have what we requested from before the problem arose, and he was terrific. We'll remember it. संक्रमण बढ़ा तो लगा कोरोना की चेन तोड़ने का अभी अधूरा है प्रण। फिर शुरू हुआ लॉकडाउन का दूसरा चरण। सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए ये तय किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा। समीक्षा 30 दिनों की है, लेकिन लड़ाई अभी लंबी है।
सच्चाई है कि पूरा देश लड़ रहा है। सच्चाई ये भी है कि संक्रमण का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। लेकिन इन 30 दिनों का एक एक पल बुनियाद है कोरोना को हराने के संकल्प का। अलग अलग देशों ने अलग अलग समय पर लॉकडाउन की शुरुआत की। अलग अलग देशों में कड़ाई का मतलब कुछ अलग ही रहा। लेकिन भारत उन सब में कहां खड़ा है? जो आंकड़े हमारे सामने आते हैं किसी दूसरे देश की तुलना में, वो भारत की इस लड़ाई के बारे में क्या कहते हैं, बीते 30 दिनों के बारे में क्या कहते हैं? लॉकडाउन के पहले चरण में 9 लाख करोड़ रुपए का नुकसान मंजूर। त्योहारों की रौनकों पर लॉकडाउन का सन्नाटा भी मंजूर। खेल के मैदानों और स्कूल के आंगनों से किलकारियों की खामोशी भी मंजूर। 30 दिनों में देश ने सब देख लिया, चाहे अनचाहे सब मंजूर भी कर लिया, क्योंकि कोरोना से लड़ाई में लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प है। ये बात मन मस्तिष्क से कभी निकल नहीं सकी। किसी मुगालते में जिनके मन से ये बात निकल गई, उनकी हेकड़ी भी निकाल दी गई। ये सब इसलिए किया गया ताकि संक्रमण की रफ्तार और वार दोनों पर काबू पाया जा सके। और संकेत यही मिल रहे हैं कि कोरोना स्टेज 3 से पहले ही रोक लिया गया है। भारत ने महामारी में काफी अच्छा काम किया है। अगर मैं डबलिंग रेट को लेके चलूं तो लॉकडाउन के बाद में डबलिंग रेट पहले बीच में 4 हो गया था, अब 8 है। अभी हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम डबलिंग रेट को 7 से ऊपर लेकर जाएं ताकि फ्लैटनिंग हो, और अगर 17 तक ले आते हैं केरला की तरह तो नथिंग लाइक इट। ये हमारा आज की डेट में ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। दुनिया के तमाम देश और संस्थाएं ये बात मान रही हैं कि कोरोना से लड़ाई में जो परिपक्वता और इच्छा शक्ति भारत ने दिखाई, वो सबके लिए मिसाल है। संक्रमण फैलने की दर के हिसाब से दुनिया के मुकाबले भारत बेहतर स्थिति में दिखता है। बीते 2 महीनों में भारत ने 4 लाख से ज्यादा लोगों की टेस्ट की। टीपीआर यानी टेस्ट पॉजिटिव रेट से पता चलता है कि भारत में संक्रमण की रफ्तार कई दूसरे देशों के मुकाबले धीमी रही है। आईसीएमआर की रिपोर्ट के अनुसार 23 व्यक्तियों में से 1 व्यक्ति संक्रमित निकला। 19 अप्रैल तक भारत में टीपीआर 4% रही। सबसे बेहतर रिकॉर्ड दक्षिण कोरिया का है, जहां टेस्ट पॉजिटिविटी रेट सिर्फ 1.9% है। सबसे ज्यादा खराब अमेरिका है, जहां टीपीआर 19.3% है। इसके बाद स्पेन में 18.2% और इटली में 13.2%। भारत के करीब ब्राजील है, जहां टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 6.4% है। दूसरे शब्दों में, अगर संक्रमण के केसों की संख्या की तुलना दूसरे देशों से की जाए, तब भारत में 30 दिन के लॉकडाउन के असर को और बेहतर समझा जा सकता है। भारत में संक्रमण का पहला केस 30 जनवरी को आया। ताजा संख्या आपके सामने है। तुलना में अमेरिका, जिसका पहला केस 21 जनवरी आया, इटली, स्पेन और यूके, जहां पहला केस 1 फरवरी को आया। What is the real weapon against the virus? The biggest weapon. The biggest weapon is testing. Testing at scale so you know where the virus is moving and you can isolate the virus, you can fight the virus and you can target the virus. अगर disease चालू हो गई तो obviously सब देशों ने अपनी जो टेस्टिंग किट्स मंगानी थी वो मंगानी शुरू हो गई। तो आज टेस्टिंग किट्स का जो सप्लाई है वो लिमिटेड है, वो रियलिटी है। अमेरिका भी टेस्टिंग किट्स चाहता है, यूरोप भी टेस्टिंग किट्स चाहता है, सब देश टेस्टिंग किट्स चाहते हैं। उस सिचुएशन में हिंदुस्तान के हाथ में टेस्टिंग किट्स नहीं पड़ रही हैं। जो आप रैपिड टेस्टिंग किट्स की बात कर रहे हैं वो भी मिनिस्क्यूल नंबर ऑफ किट्स हैं। तो हमें कोई ना कोई तरीका निकालना पड़ेगा। अब ठीक है, अब हम यहां हैं। अब मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि भाई इसलिए यहां है, क्यों यहां है, मगर कोई ना कोई तरकीब तो निकालनी पड़ेगी कि हम टेस्टिंग एट स्केल कर पाए। वायरस नया है और उसकी चुनौती अदृश्य दुश्मन की तरह। कुछ कमियों लेकिन ज्यादा संकल्प शक्ति के साथ भारत जूझने से एक कदम पीछे नहीं हट रहा। 30 दिन बीत गए हैं। हमारा विश्वास मजबूत है कि हम मुकाबला कर लेंगे। पहले 21 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा, उसके बाद उनमें 19 दिनों का इजाफा, और अब किसी को नहीं पता कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की
आवश्यकता होगी और होगी तो कितनी? दरअसल जब भी लॉकडाउन होता है तो उसके कड़ाई से पालन की आवश्यकता होती है। अगर एक भी तबका ऐसा निकले जो उसका पालन न कर रहा हो तो पूरी की पूरी जो एक्सरसाइज है उसका फायदा नहीं रह जाता। दूसरे देशों की तुलना में भारत ने समय पर लॉकडाउन का ऐलान कर दिया, जिससे देश के अंदर कोरोना संक्रमण के खिलाफ जंग में भारत की स्थिति दूसरे देशों के मुकाबले काफी मजबूत हुई। लेकिन फिर दिल्ली में 22 मार्च को कुछ ऐसा हुआ जिसने इस युद्ध में दुश्मन को मजबूत होने का मौका दे दिया। पूरा इलाका बहुत घनी आबादी वाला ये पूरा इलाका है। अगर ये काबू से बाहर हो गया तो वाकई भारत जो अभी तक दुनिया के बाकी देशों की तुलना में एक बेहतर आंकड़े के साथ एक बेहतर प्रबंधन दिखा रहा है, उसके लिए बड़ी परेशानी आ जाएगी। क्या देश में कोरोना मरीजों की तादाद आज कम होती अगर मरकज का मामला न होता? क्या कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों पर नियंत्रण पा लिया गया होता अगर निजामुद्दीन में जमातियों की भीड़ न लगती? क्या महामारी की सूरत हाल कुछ और होती अगर जमातियों को वक्त रहते क्वारंटीन कर लिया गया होता? आंकड़े बताते हैं कि अगर जमात से जुड़े संक्रमण के मामले नहीं आए होते तो 30 दिनों में देश में कोरोना फैलने की रफ्तार आधी होती। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार जिन जिन राज्यों में दिल्ली से जमाती लौटे हैं उन राज्यों में कोरोना के मामले ज्यादा पाए गए। तमिलनाडु में 84% मामले तबलीगी जमात के लोगों के हैं, तेलंगाना में 79%, दिल्ली में 63%, उत्तर प्रदेश में 59% और आंध्र प्रदेश में 61%। 30 दिनों के लॉकडाउन में देश के अलग अलग शहरों से डॉक्टरों, हेल्थ वर्कर्स और पुलिस पर हमले की खबरें आनी शुरू हो गईं। देश को महामारी के संकट से बचाने का जो बेहतर प्रयास कर रहे हैं आरोग्य कर्मी, डॉक्टर्स है, नर्सेस है, आरोग्य कर्मी है, पैरामेडिक्स है, आशा वर्कर्स है, ऐसे सब लोग दुर्भाग्य से अपने देश में उन्हें हमलों का सामना करना पड़ा और अनेक जगह पड़ोसी ही सोचने लगे कि वो संक्रमण के कैरियर्स हैं। ये दुर्भाग्यजनक पहलू है। तो इसलिए आरोग्य कर्मियों के खिलाफ कोई हिंसा या हैरेसमेंट अब बर्दाश्त नहीं होगी और इसलिए उनको पूरा संरक्षण देने वाला एक अध्यादेश आज लागू करने का फैसला हुआ है और राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के बाद वो तत्काल प्रभाव से लागू होगा। डॉक्टरों पर हमले, हेल्थ वर्कर्स पर पथराव, महिला डॉक्टरों और नर्सों के साथ अभद्रता, इन 30 दिनों के लॉकडाउन में देश ऐसी घटनाओं का भी गवाह बना जिनके होने से हर सर शर्मिंदगी से झुक गया। मध्य प्रदेश के इंदौर में डॉक्टर्स, आशा कार्यकर्ता और तहसीलदार के साथ पुलिस कर्मियों की एक टीम जब एक जगह पर सैंपल लेने के लिए पहुंची तो उन पर भीड़ ने पथराव कर दिया। मुरादाबाद में डॉक्टरों और पुलिस की टीम पर भीड़ ने हमला कर दिया जब वो कोरोना के 2 संदिग्ध मरीजों को ले जाने के लिए आए। राजस्थान के टोंक में जब कुछ लोगों से पुलिस कर्मियों ने घरों के अंदर रहकर लॉकडाउन का सम्मान करने को कहा तो पुलिस पर हमला कर दिया गया। सूरत की एक महिला डॉक्टर को अपनी सोसाइटी में इसीलिए ताने सुनने पड़े क्योंकि वो कोरोना मरीजों का इलाज कर रही थी। दिल्ली में सफदरजंग की 2 कोरोना महिला डॉक्टरों पर हमला किया गया। बेंगलुरु में आशा कार्यकर्ताओं पर लोगों ने हमला किया जब वो बीमारों का डेटा कलेक्ट करने के लिए एक जगह पर पहुंची। लेकिन अगर बड़े पैमाने पर देखें तो ऐसे लोगों की संख्या छोटी है। वो लोग जो लॉकडाउन का सम्मान कर रहे हैं, जो एक देश बनकर कोरोना की इस महामारी से महाजंग लड़ रहे हैं, उनकी संख्या बहुत बड़ी है और यही बात पूरे देश को उम्मीद देती है। पूरे देश की रफ्तार थमी हुई है लेकिन लॉकडाउन के इन 30 दिनों में भी कई ऐसे लोग रहे जो दिन रात अपने घरों से बाहर निकलते रहे, उस खतरे को मोलते रहे। उन्हें कोरोना का कर्मवीर भी कहा जा रहा है। ताले दुकानों पर लगे हैं, उद्योगों पर हैं, लेकिन ताले कभी आपकी भावनाओं पर नहीं होने चाहिए, आपकी अकल पर नहीं लगना चाहिए।
कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई है वो कोई एक व्यक्ति अकेला नहीं लड़ सकता, ये एक टीम गेम है और भारतवासियों ने इसमें खूब टीम। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों कहकर विदा ले गए दुनिया से कोरोना युद्ध में भारत की तरफ से लड़ने वाले ये योद्धा। जब सारा हिंदुस्तान लॉकडाउन की जंजीरों में बंद था, तब उस लॉकडाउन की कोई कड़ी न टूटे, इसके लिए ये लड़ते रहे अंतिम सांस तक। पूरा पुलिस विभाग और उज्जैन पुलिस इस कोरोना संक्रमण से बचने के लिए, पूरी जनता को बचाने के लिए लगातार अपनी जान को बगैर परवाह किए हुए सभी लोग जुटे हैं और उनका ये निस्संदेह बलिदान है, वो व्यर्थ नहीं होगा और हम सब लोग मिलकर के इस महामारी को परास्त करेंगे। कोहली बहुत ही ईमानदार और निडर अफसर सन जिन्होंने दी कोरोना के दौरान जो भी ड्यूटियां असी लगाई, इन्होंने बहुत ही दिलों ईमान नाल वो ड्यूटियां पूरी कीतियां। इन्हों की जो शहीदी नूं आपां हमेशा याद रखना है ते आपां वधिया तरीके नाल और भी वधिया तरीके नाल ड्यूटी करनी है। कोरोना की लड़ाई नूं आपां हर हालत दे विच जितना है। न जाने कितने खाकी वर्दी वाले योद्धा कोरोना के संक्रमण का शिकार होते जा रहे हैं, लेकिन उनका जज्बा कमजोर नहीं होता। अपने साथियों को देख रहे हैं कोरोना से लड़ते, बीमार होते, दुनिया से जाते, लेकिन मोर्चे पर कोई और आ जाता है। मुहिम रुकती नहीं, वर्दी थकती नहीं। अनावश्यक रूप से न निकले, अफवाहों में न आए, एक दूसरे के दूरी बनाए रखते। कितने संक्रमित हुए, कितने मौत के गाल में समा गए, इन सब में एक आंकड़ा उनका भी शामिल है जो लोगों का इलाज करते करते खुद बीमार हो जा रहे हैं, दुनिया से चले जा रहे हैं। चेन्नई के हों, मुरादाबाद के हों, इंदौर के हों, हर जगह बस एक धुन, लोग ठीक हो जाएं, कोरोना का संकट देश से हार जाए। देश में इस समय 9,27,000 MBBS डॉक्टर, 1,53,656 MBBS स्टूडेंट्स, 17,48,363 नर्स, 11,25,222 फार्मासिस्ट, 1,79,918 एक्स सर्विसमैन समेत लाखों स्वास्थ्य और सफाई कर्मी लगे हुए हैं कोरोना संकट काल में देश को हिम्मत देने की। जो कई बार आपसी मुद्दों पर बंटा हुआ दिखता है, लेकिन जब संकट देश पर आया तो न जाति, न धर्म, न छोटा, न बड़ा, हर कोई बस अपनी भागीदारी देना चाहता है। जो सक्षम है वो निर्बल का सहारा, जो निर्बल है वो सक्षम के दिल का जज्बा। 30 दिन में हिंदुस्तान नया हिंदुस्तान बनकर आया है, जिसका एक रंग है, एक आवाज है, एक उद्देश्य है, कोरोना को मात, कोरोना की पराजय। पूरे देश में अलग अलग वजहों से कई बार चक्का जाम किया जाता रहा है, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है जब देश ही नहीं पूरी दुनिया का चक्का जाम है। हम विश्लेषण कर रहे हैं 30 दिन पूरे होने पर लॉकडाउन के, क्योंकि पूरी दुनिया जिस तरीके से लड़ रही है, जिस तरह से सामना कर रही है, उसमें भारत का जो स्थान है वो कुछ अलग। जो 30 दिन बीते, अपना सबसे बड़ा संदेश, अपना सबसे बड़ा सबक हमें दिया है, इस कोरोना संकट से हमने अनुभव में पाया है कि अब हमें आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा। जो 30 दिन बीते वो आने वाले दिनों की तैयारी में भी बीते। आरोग्य कर्मियों के खिलाफ कोई हिंसा या हैरेसमेंट अब बर्दाश्त नहीं होगी और इसलिए उनको पूरा संरक्षण देने वाला एक अध्यादेश लागू करने का फैसला हुआ है। जो 30 दिन बीते वो संक्रमण के खतरे की बनती बिगड़ती स्थितियों को समझने में भी बीते। जैसे जैसे आप जानते हैं कि टेस्टिंग की प्रक्रिया को भी हम लोगों ने और अधिक मजबूत किया है। लगभग 5.5 लाख टेस्ट आज देश में हो चुके हैं। बहुत विश्वास के साथ मैं आपके साथ ये बात कहना चाहता हूं कि सब एक्सपर्ट्स से बात करने के बाद भी, क्योंकि ये हम सब के मन में भय रहता है कि कहीं हम स्टेज 3 में तो नहीं चले गए हैं, लेकिन हम निश्चित रूप से अपने देश को स्टेज 3 में जाने से अभी तक आप सबके सद प्रयासों से उसको बचाकर रख पाए हैं। केंद्र सरकार ने हमें ये परमिशन दी थी कि आप केवल LNJP के सीरियस पेशेंट्स का
के ऊपर प्लाज्मा थेरेपी ट्राई करिए और हमें नतीजे बताइए। LNJP के 4 मरीजों पे ट्रायल करके देखा, उसके अभी तक के नतीजे उत्साहवर्धक हैं, अच्छे हैं। लेकिन इन्हीं 30 दिनों में बहुत कुछ ऐसा भी बदला जिसने दुनिया भर में भारत को मार्गदर्शक राष्ट्र की भूमिका में ढाल दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस कुशल उसने दुनिया को हैरान किया। अलग अलग मत, पंथ, मजहब, विचारधारा वाले विशालकाय देश में दुनिया का सबसे बड़ा लॉकडाउन आसान नहीं था, लेकिन बीते 30 दिन की कहानी को दुनिया भारत और भारत के प्रधानमंत्री के सम्मान में दोहरा रही है। अमेरिकी एजेंसी morningconsult.com ने कोरोना संकट के समय सबसे सकारात्मक छाप छोड़ने वाले प्रभावशाली नेताओं का सर्वे किया, जिसमें दुनिया के हर नेता को पछाड़कर प्रधानमंत्री मोदी पहले स्थान पर रहे। इस सर्वे में सर्वशक्तिमान राष्ट्र के राष्ट्रपति ट्रंप आखिरी पायदान पर थे। हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कोरोना को रोकने को लेकर सबसे बेहतर ढंग से काम करने वाले देशों पर एक रिपोर्ट जारी की। इसमें 73 देशों के तरीकों का अध्ययन किया गया। इसमें अमेरिका, इटली, इंग्लैंड, साउथ कोरिया जैसे देश भी शामिल थे। भारत को अपने प्रयासों के लिए 100 में से 100 नंबर मिले। प्रधानमंत्री ने आह्वान किया और 1.25 अरब लोग इसे जीवन का अंतिम विकल्प मानकर 30 दिन तक निभा लाए। आगे भी देश इसी लीक पर चलने को तैयार दिखता है। भारत के इस जज्बे को देखकर दुनिया भारत के नेतृत्व को सलाम भेजते नहीं थक रही। India has tremendous capacities. All countries have tremendous capacities. That countries like India lead the way and show the world what can be done, and do as they have done before. Show that aggressive, sustained public health action from community right the way through to head of state can have a profound effect on the trajectory and the outcome of this pandemic. WHO ने तो बार बार कहा कि हर देश को भारत से सीखना चाहिए। कोरोना की क्रूर मार से कराहती दुनिया को जब हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दवाई में जिंदगी की एक उम्मीद दिखी, तो दुनिया की इस मांग को पूरा किया महाशक्तियों ने सर झुकाकर भीगी आंखों से भारत को शुक्रिया कहा। 30 दिन के लॉकडाउन की ये एक ऐसी कहानी है जिसे दुनिया और देश भारत की महानता के तौर पर हमेशा दोहराता रहेगा। I want to thank Prime Minister Modi of India for allowing us to have what we requested from before the problem arose, and he was terrific. We'll remember it. De modo a podermos tratar pacientes da Covid-19, bem como malária, lúpus e artrite. Agradeço ao primeiro-ministro Narendra Modi e ao povo indiano por essa ajuda tão oportuna ao povo brasileiro. कोरोना के गंभीर संकट से भारत खुद जूझ रहा है, लेकिन संकट के समय जो पुकारे मदद की उसके कानों तक आ रही हैं, उन्हें भी वो सुन रहा है। 55 से अधिक देशों को भारत ने वो दवा पहुंचाई जिसकी एक एक टैबलेट खुद भारत की जरूरत है। मेरे मित्र पीएम नरेंद्र मोदी और भारत का शुक्रिया। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की 5 लाख टैबलेट, पैरासिटामोल की 1 लाख टैबलेट और 75,000 मीट्रिक टन गेहूं उपलब्ध कराने के लिए भारत को धन्यवाद देते हैं। अफगान लोगों के लिए इसकी पहली खेप एक दिन में यहां पहुंच जाएगी। कोरोना की मुश्किल देश के सामने ताल ठोक रही थी। लॉकडाउन की स्थिति बन चुकी थी, लेकिन हर सवाल का जवाब खुद प्रधानमंत्री मोदी बन गए। मुख्यमंत्रियों से मीटिंग्स, कार्यकर्ताओं को संबोधन, देश से संवाद और मन की बात सब कुछ चलता रहा। सार्क देशों और G20 के ऑनलाइन मंचों से भी प्रधानमंत्री मोदी ने ऑल इज वेल, कैसे रहें, सारे संदेश दी। हर रोज नई तरकीब, हर रोज नई तकनीक, हर रोज जीतने का भरोसा। अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं, उसका अगर हम पालन करें, गर्म पानी है, काढ़ा है, इनका निरंतर सेवन करें। मिल जा फिर गले, हंसते हंसते सलाम नमस्ते। बात छोटी सी है, लेकिन दुनिया के लिए भारत की तरफ से उपहार बन गई। जब सारी दुनिया के रिश्ते लॉकडाउन की जंजीरों में बंधने वाले थे, उससे पहले जो स्वागत सत्कार का प्रतीक बना, वो भारत का संस्कार है। नमस्ते
दुनिया के अभिवादन का जरिया बन गया। नमस्ते। मौजूदा लॉकडाउन की अवधि 3 मई तक है, यानी 40 दिन के लॉकडाउन में 30 दिन बीत चुके हैं। भारतवासियों ने एक बहुत बड़ी तादाद में इस लॉकडाउन का अच्छा पालन किया है। दरअसल लॉकडाउन की जरूरत क्यों होती है? वो इसीलिए क्योंकि जब किसी बीमारी का कोई इलाज नहीं तो अव्वल वो संक्रमण को रोकता है फैलने से, और दूसरा तैयारियों की मोहलत देता है सरकार को। आइए आपको दिखाते हैं कि बीते 30 दिनों में सरकार ने तैयारियां किस तरह की। 1,73,000 आइसोलेशन बेड्स और 21,800 आईसीयू बेड्स में उसके द्वारा तैयार किए जा चुके हैं। भारत में लॉकडाउन के 30 दिन कोरोना से जंग की तैयारी के थे। असली जंग अब शुरू हुई है। कम समय में भारत ने ज्यादा से ज्यादा बड़ी मुसीबत से निपटने के लिए खुद को तैयार किया। आईसीएमआर की रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन के 30 दिनों के अंदर 602 अस्पताल महामारी से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हुए। इन अस्पतालों में 1,06,719 आइसोलेशन बेड और 12,024 आईसीयू बेड रेडी किए गए। इस सब के अलावा राज्यों को कोरोना अस्पताल बनाने के भी निर्देश दिए गए। विश्व का अनुभव ये कहता है कि कोरोना के 10,000 मरीज होने पर 1,500-1,600 बेड्स की जरूरत होती है। भारत में आज हम 1 लाख से अधिक बेड्स की व्यवस्था कर चुके हैं। इतना ही नहीं, 600 से भी अधिक ऐसे अस्पताल हैं जो सिर्फ कोविड के इलाज के लिए काम कर रहे हैं। इन सुविधाओं को और तेजी से बढ़ाया जा रहा है। देश के सामने सबसे बड़ी समस्या स्वास्थ्य व्यवस्था में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, लेकिन बीते 30 दिनों में देश ने काफी हद तक इस मामले में भी खुद को मजबूत कर लिया। रेलवे ने इसके बाद डिब्बों और कैबिन का इस्तेमाल चलते फिरते अस्पताल के रूप में करने का फैसला किया। इसमें परामर्श कक्ष, मेडिकल स्टोर, गहन चिकित्सा कक्ष यान की सुविधा होगी। रेलवे ऐसे 20,000 कोच और तैयार कर रहा है जिन्हें कभी भी अस्पताल में तब्दील किया जा सकता है। The first cabin in each coach will be used for doctors and paramedical staff. That is why it has been screened off with plastic curtains. In sleeper coaches, the middle berth has been removed to facilitate the patients. 3 types of dustbins have been provided in each cabin. देश की आबादी बड़ी है और संक्रमण की रफ्तार उससे भी तेज। मास टेस्टिंग एक बड़ी चुनौती है, लेकिन लॉकडाउन के 30 दिनों के अंदर देश ने इसके लिए भी खुद को प्रशिक्षित करने का काम पूरा कर लिया। आशा वर्कर्स और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को इसके लिए विशेष ट्रेनिंग दी गई। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अनुसार देश में आशा वर्कर्स की संख्या 10,31,000 और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की संख्या 14 लाख से ज्यादा है। ग्रामीण और कस्बाई इलाकों में कोरोना संक्रमण की पहचान के लिए स्थानीय स्वास्थ्य कर्मियों के अलावा इनकी बड़ी जिम्मेदारी होगी। कोरोना संकट जिस तरह से है उसमें आशा वर्कर्स का और आंगनबाड़ी का बहुत एक अहम भूमिका है। खास करके पोलियो के समय में, पोलियो उन्मूलन भारत जबकि पूर्व पोलियो से मुक्त हो गया, इसमें उनका बड़ा योगदान रहा है। रोटरी के कई ऐसे मित्र जिनसे हम परिचित हैं, इस बार वो हजारों की संख्या में विभिन्न राज्यों में काम कर रही हैं और वो सर्वे करके किसी को यदि ज्यादा बुखार या कोई ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं इस वायरस के, कोरोना वायरस के, तो उसके बाद उनकी जानकारी वो जो संबंधित अधिकारी हैं, अस्पताल है, वहां तक पहुंचाती है। उन लोगों को भी सलाह समझाती है कि उन्हें जाकर के तुरंत इलाज कराना चाहिए। इस दृष्टि से एक अहम भूमिका आशा वर्कर्स निभा रही है। आईसीएमआर की रिपोर्ट के अनुसार मास लेवल पर टेस्टिंग के लिए किट्स की कमी नहीं है। 30 दिनों के अंदर देश ने लंबी लड़ाई के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके ये संकेत दिया है कि लड़ाई चाहे जितनी लंबी हो, हम तैयार हैं। बीते 30 दिनों में हिम्मत और हौसलों की कहानियां सुनाई दी, तो इसके साथ ही मानव त्रासदी की उन तस्वीरों से भी आंखें नहीं मूंदी जा सकती। भारत जैसी बड़ी आबादी वाले देश में न तो लॉकडाउन का फैसला आसान था और न ही उसका पालन। बीते 30 दिनों में ऐसी कई मार्मिक तस्वीरें हमारे सामने आई जो हमें अंदर तक झकझोर गईं। संकट की इस घड़ी में बेबसी घर लौटने की रही, जो कभी दिल्ली के बस अड्डों पर दिखी तो कभी बांद्रा के रेलवे स्टेशन पर।
गांव में खेत है, अपनी मिट्टी है, इस उम्मीद में कंधों पर गृहस्थी, उंगलियों में परिवार की डोर थामे हजारों किलोमीटर का सफर पैदल तय करते इंसानों की इच्छा शक्ति भी दिखी। नौकरी चलती रहे, इसके लिए बीमारी की हालत में भी अपने काम को करते रहने का जुनून दिखा। कोरोना संक्रमण ने घेर लिया, तब पता चला कि एक लाचारी इंसान की ये भी थी। हमारे पास कुछ भी नहीं, ना पैसे ऐसे ना खाने के लिए कुछ भी बचता नहीं, तो क्या करें, जा रहा है पैदल भी जा रहा है जैसे भी है। कल क्या होगा इसका सवाल, भूख और सर पर छत का अभाव, लाखों करोड़ों मजदूरों कामगारों के लिए यही एक रास्ता बचा कि लौट जाएं वापस अपने गांव। आज जहां रहते हैं वहां रहने की व्यवस्था नहीं है। अब नहीं, व्यवस्था नहीं है। वहाँ से भी लोग कोठी में रहते ना, बगल वाले साहब लोग तो बोलते हैं यहाँ क्यों रह रहे हो। अब जब बच्चा लोग थोड़ा बहुत रोता है, शोर मचाता है, तो कहते हैं यहाँ क्यों रहते हो। तो वो लोग काम वैसे बंद, ठेकेदार हमारा आता नहीं है, सब मजदूरी करते हैं। तो पूछता बाद में, पहले पुलिस वाला डंडा मार देता है। सरकार के सामने संकट की अगर पलायन न रोका गया तो संक्रमण का खतरा बढ़ेगा और इंसान की त्रासदी ये कि लॉकडाउन की बंदिशों में पेट का क्या करें, परिवार का क्या करें। लॉकडाउन के बीते 30 दिनों में लोगों के खातों में पैसे जमा किए गए। 5 किलो अनाज की व्यवस्था अगले 3 महीनों के लिए की गई, जिसका फायदा 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है। लॉकडाउन के पहले चरण से अब तक सरकार कुल जमा 16.01 करोड़ लाभार्थियों के बैंक खातों में 36,659 करोड़ रुपए से भी अधिक की राशि जमा कर चुकी है, जिसका लाभ दिव्यांग, बुजुर्ग और विधवाओं को मिल रहा है। उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर मुफ्त और किसानों को सीधे खाते में पैसों का प्रबंध किया गया। Ministry of Petroleum and Natural Gas, government had decided on March 26 to give 3 free LPG refills to over 9 crore Pradhan Mantri Ujjwala beneficiaries during the period of next 3 months from April to June. लॉकडाउन के बीते 30 दिनों में मदद को बढ़ते हाथ दिखे, लेकिन साथ ही मजबूरियां भी दिखी। दिल्ली में जब एक पिज्जा डिलीवरी बॉय कोरोना से संक्रमित निकला तो ये खबर भयावह थी, लेकिन इससे भी डरावना ये कि 20 दिनों से उसकी तबीयत खराब थी। पर पिज्जा डिलीवरी बॉय की कहानी दिहाड़ी मजदूरों से ज्यादा अलग नहीं है, क्योंकि इन्हें भी दिन और डिलीवरी के हिसाब से ही पैसा मिलता है। खैर, राहत ये रही कि उससे संक्रमण आगे नहीं फैला था, न तो उसके साथियों तक और न ही उन 72 परिवारों तक। टोटल 4 रेस्टोरेंट खुले, तो जनरल सी बात है कि ऑर्डर बहुत कम हो गए और जो पहले हम 20 ऑर्डर कर लेते थे वो आजकल 6 ऑर्डर करने में पूरा 12 घंटे लग जाते हैं। लिमिटेड हो गए बहुत, बिल्कुल। घर चलाने में समस्या घर में कौन कौन? ये कोई कहने वाली बात हो, सब वो तो है ही है, जनरल सी बात है। जब कमाई जब 30% रह जाएगी, 25% रह गई तो परेशानी है। यानी 1 रुपए की अर्निंग नहीं हुई है। 1 रुपए की अर्निंग नहीं हुई है मैम। जो भी हमारे खर्चे आए, पेट्रोल का पैसा जो भी है वो सब हमारी जेब का ही है मैम। हमें कोई फिक्स नहीं मिल रहा मैम। दूर से आते हैं, 20 किलोमीटर जाना, 20 किलोमीटर आना, 100 रुपए का पेट्रोल तो ये हो गया। बीते 30 दिनों के लॉकडाउन में देश ने क्या क्या नहीं देखा है। थोड़ी राजनीति भी देखी है, ढेर सारी एकजुटता भी देखी है, लेकिन कोरोना के खिलाफ लड़ाई अभी लंबी है। 30 दिनों की तालाबंदी हम देख चुके हैं, आगे कुछ और संघर्ष अभी बाकी है, लेकिन इसके साथ ही एक नए सवेरे की उम्मीद भी है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।